देखो अभी एक बार सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का, ध्यान से देख लो, समझ गया वो भी। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड किसको बोलते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड। ये हेलो एल्केन में पढ़ा है ना, RX हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन IUPAC नेम है। इसको अगर मैं लिखूंगा एल्काइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ये क्या है? IUPAC नेम, बराबर ना। तो मिथाइल मतलब एक कार्बन CH3Br और एक ब्रोमीन, यार क्लियर है? तो इसका आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, मतलब KH दिया है, कितना वैल्यू दिया है? 0.159 मोल पर लीटर पर बार, ठीक है। What is the solubility of methyl bromide in water at temperature? Pressure is given. तो प्रेशर भी दिया है, कितना है? 130 mmHg, ठीक है, ये प्रेशर दिया हुआ। तो हेनरी लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है, तुम्हें AC तो फाइंड करना है, सोलबिलिटी फाइंड करना है, कितना डिसॉल्व होगा, ठीक है। S मतलब क्या होता है? सोलबिलिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हेनरी लॉ का, हेनरीज लॉ। फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू KH इंटू P, बराबर है। तो इसमें डाल दो फिर, तो क्या जाएगा बताओ। पहले प्रेशर को कन्वर्ट किया ना इसने, तो मैं भी बता देता हूँ कन्वर्जन बार में करना है। तो प्रेशर इक्वल टू कितना दिया है? 130 mmHg ना, 130 mmHg, ठीक है। तो बार में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, किससे? कितना आएगा? 130 mmHg डिवाइड बाय 760 ना, 760 mmHg बाई बार, तो ये बार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया? 760 mmHg ऑफ मर्क्यूरी, ये भी एक यूनिट है प्रेशर का, इक्वल टू 1 बार होता है, ठीक है। तो अगर 1 निकालना है, 1 mmHg निकालना है, Hg निकालना है, तो ये 1/760 mmHg आएगा। ये समझा दक्ष? इसने डिवाइड किया ना उसको 160, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी कन्वर्जन हो गया अपना, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये P इक्वल टू कितना आया? ये यूनिट कैंसिल, ये बार ऊपर चला गया, तो 130 डिवाइड बाय 760 बार, तो 10 से 10 गया, कितने टाइम में कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये करके कितना है अपना? 0.173 बार। तो डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो। तो S इज इक्वल टू KH का वैल्यू पता है अपने को, ये यहाँ पे लिख दो 0.159 मोल पर लीटर इंटू बार, इंटू P का वैल्यू कितना है? 0.173 बार, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा। तो S का देखो यूनिट मोल पर लीटर आ जाता है, तो ये 0.159 इंटू 0.173 मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा S का वैल्यू? तो ये वैल्यू है अपना 0.0275 मोलरिटी, ये लिखो। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 2.5 सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है?
जो इवोपोरेट हो जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, इथेनॉल हो गया, तुम खुली हवा में छोड़ोगे तो इवोपोरेट हो जाता है ना वो, ठीक है, तो उसको बाइनरी वोलेटाइल सॉल्यूशन बोलते हो। लिख लो, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, नाम दिया है A1 एंड A2। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, when the solution is placed in a closed container, when the solution, उसको क्या करना है, एक कंटेनर में रखना है, when the solution is placed in a container, in a closed container, close लिखो, close container, ठीक है, both liquid vaporize, both liquid vaporize, vaporize मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है ना, वो इवोपोरेट फास्ट होता है, जैसे पेट्रोल को छोड़ देंगे बाहर खुली हवा में तो उड़ जाएगा ना, गैस को भी छोड़ देंगे खुली हवा में तो उड़ जाएगा, और अगर बंद में रखेंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं ना वॉल ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है, तो वेपर फॉर्म में एक्सर्ट करेगा प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है, इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम is established between vapor and liquid phase, ठीक है, इसका मतलब देखो, जैसे H2O लिक्विड फॉर्म में है, तो ये जब वेपर बनेगा तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, जितना फॉरवर्ड बन सकता है उतना बैकवर्ड भी बन सकता है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है, ठीक है, फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और पीछे वाले एरो को बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा अभी वॉल ऑफ द कंटेनर, बोथ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन वेपर फेज, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट गैस लिया, पेट्रोल लिया, तो उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा ना, तो उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं मोल से उसके, तो ये भी पॉइंट लिख लो, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब हर एक गैस का, हर एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन, इन सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का, तो एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम लोग रॉल्ड्स लॉ बोलते हैं, ये एग्जाम में आएगा 12th बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ, ठीक है, गिवन बाय दिस रिलेशन इज गिवन बाय रॉल्ड्स लॉ, दिस रिलेशनशिप is given by
रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं रॉल्ड्स लॉ बताता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, रॉल्ड्स लॉ का डिफिनेशन बताता हूँ। रॉल्ड्स लॉ लिख लो, इट स्टेट्स दैट the partial pressure, the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, वेपर प्रेशर जो एग्जैक्ट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ का प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई विथ इट्स मोल फ्रैक्शन। इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो वोलेटाइल लिक्विड ले हुए, तो दोनों का प्रेशर होगा और दोनों का प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो P1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x1 P1 नोट, और दूसरा क्या आएगा, P2 इक्वल टू x2। ठीक है, तो P2 इक्वल टू क्या आएगा, x2 P2 नोट। ठीक है, तो ये P1 इक्वल टू x1 P1 नोट आ गया, P2 इक्वल टू x2 P2 नोट आ गया, बराबर है। तो P1 नोट एंड P2 नोट ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर हो गया दोनों सॉल्यूशन का। तो P1 नोट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 और P2 नोट क्या है, इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A2। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा ना, यहाँ तक लिखो, फिर देखो। तो डाल्टन्स ने क्या बोला था, अगर एक कंटेनर में 2 से 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स है तो सबका प्रेशर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ partial pressure total pressure P एवं solution is, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे टोटल प्रेशर। P इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस P2। देखो, ये दोनों प्रेशर को ऐड करते हैं दोनों सॉल्यूशन के, तो अभी वैल्यू डाल दो। तो P इक्वल टू क्या आएगा, P1 नोट x1 प्लस PT नोट x2। x1 x2 मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लेना। यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 ऑफ A1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अभी देखो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1। सम ऑफ कोई भी कंटेनर में जितने मोल्स होंगे ना, सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, 1 आएगा। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, यहाँ तक 1 आता है। तो इसका वैल्यू देखो, एक को रिप्लेस कर देता हूँ, x2 को, चाहे x1 को कर लो। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x2 को राइट में भेजूंगा तो 1 माइनस x2 आएगा ना। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो 2 का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, पुटिंग
सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा बताइए, P इक्वल टू P1 नोट, पहले देख लो फिर लिखना, x1 की जगह पे क्या डालू, 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, और यहाँ पे क्या है P2 नोट x2। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा बताइए, P इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। ठीक है, ये दोनों में से x2 कॉमन ले लो, तो ये P इक्वल टू क्या आएगा, P1 नोट माइनस x2 कॉमन ले लो, चाहे x2 प्लस में भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लो बाहर ले लिया प्लस में, तो इसको इधर लिख देंगे, तो ये P2 नोट माइनस P1 नोट आएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रॉल्ड्स लॉ का इक्वेशन आ गया ना। चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं और बताता हूँ इसके बारे में ग्राफ। तो देखो ध्यान से भी, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लग रहा है क्या मिला इक्वेशन रॉल्ड्स लॉ का, P इक्वल टू P1 नोट प्लस x2 इंटू P2 नोट माइनस P1 नोट आया ना। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ है, क्या ये रॉल्ड्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स, दिख रहा है क्या लक्ष्य, पढ़ा है बचपन में, y इक्वल टू, तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया ना P1, और ये क्या आ गया x2, x हो गया, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रहेगा, और ये m क्या है स्लोप, तो ये तुम्हारा स्लोप हो गया ना। कंपेयर करोगे दोनों को, तो y इक्वल टू P हो गया, c इक्वल टू P1 नोट हो गया, m इक्वल टू P2 नोट माइनस P1 नोट हो गया। ठीक है, और m बता दिया, x क्या लेंगे मोल फ्रैक्शन 2 ऑन x एक्सिस। तो इसका अगर सिंपल ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सिंपल एकदम, तो यह इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब ये यहाँ से चालू होगा, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, बराबर ना। y एक्सिस पे क्या लेना है प्रेशर, x एक्सिस पे क्या लेना है मोल फ्रैक्शन, और ये जो स्लोप है इसका, ये क्या है P2 नोट माइनस P1 नोट। ये सिंपल ग्राफ हो गया। ये तुम्हारा C होता है, तो C क्या है यहाँ पे P1 नोट, बराबर ना। x एक्सिस पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, y एक्सिस पे P, बराबर ना, और स्लोप ऐसे निकालते हैं P2 माइनस P1, तो ये आ गया, समझा। यहाँ तक लिखो, फिर और बताता हूँ। तो देखो इसको, इस इक्वेशन को फिर से देखो, ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन को मैं फिर से दोबारा लिखता हूँ, P इक्वल टू क्या है P1 नोट प्लस x2 इंटू P2 नोट माइनस P1 नोट, बराबर है ना। तो अभी ध्यान से देखो, तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन 1 है मैक्सिमम, देखो P1 इक्वल टू क्या है P1 नोट x1, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास P2 इक्वल टू P2 नोट x2। तो जब यहाँ पे x1 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ओरिजिन पे x1 का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो उस टाइम x2 का वैल्यू क्या आएगा 0 होगा, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, समझा। तो देखो ये इक्वेशन बनेगा कैसे, लीनियरली बढ़ेगा, P1 का वैल्यू 1 डाल दिया, तो P1 नोट इंटू x1, बराबर है। तो ये ग्राफ तुम्हें ऐसे दिखाई देगा जाते हो। देखो इसका इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को भी देखो, P इक्वल टू P1 नोट प्लस x2 P2 नोट माइनस P1, तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है ना, मतलब यहाँ से चालू होगा। देखो यहाँ पे भी बताया ना, ये वाला क्या है P1 नोट, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा, तो ये जाएगा कहाँ तक P2 तक, मैक्सिमम प्रेशर क्या है इसका P2। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना है P1 नोट, ये प्रेशर कितना है P2 नोट, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अभी दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, यहाँ पे x1 नहीं है, x1 का वैल्यू मैक्सिमम लिया हूं, तो ये P2 नोट माइनस P1 है। तो अगर मैं इसको लीनियरली ड्रॉ करूं इसको, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा,
ठीक है, तो इस पे लिखो P2 पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये इंटरसेप्ट है तो P2 इक्वल टू P2 नोट इंटू x2 है, तो इस पॉइंट पे कितना रहेगा, यहाँ पे x1 1 था, x2 0, तो यहाँ पे तुम्हारा x2 क्या हो जाएगा 1 और x1 क्या हो जाएगा 0। ये समझा? मैक्सिमम पॉइंट पे x2 का वैल्यू, क्योंकि दोनों का समेशन कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन अभी बताया था। तो अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ तो इसका मतलब ये 0 है ना, 1 डालो तो ये 1 1 कैंसिल, तो x2 का वैल्यू 0 आया ना। उसी तरह से दूसरी बात अगर मैं बोलूं x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 है, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा 0। समझा? तो देखो यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 लिया हूं तो x1 0 है, यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 लिया तो x2 क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा इसका, तो ये मैच करेगा। इसको पहले ड्रॉ कर लो, तो ये दो पॉइंट को मिलाने में इजी पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस पे P2 है, ये आपका P1 है, और ये तुम्हारा P टोटल दे रहा है, दैट इज P1 प्लस P2। समझा? ये वाला पॉइंट देखो, फिर और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। तो केस 1 देखो पहले। ठीक है, केस 1 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो केस 1 में क्या लेना है, 4P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P के जगह पे क्या लिखना है, P1 लिखना है एट x2 इक्वल टू 0 एंड, तो यहाँ पे डाल के देखो, चेक करो P के जगह पे अगर मैं P1 नोट डाल दूं, और ये P1 नोट है प्लस x2 इंटू P1 नोट माइनस P1 नोट, तो यहाँ पे कंडीशन क्या डालना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। तो x2 कैंसिल हो गया तो 0 ना, तो 0 इक्वल टू x2 इंटू P2 माइनस P1 नोट, तो इसको 0 डालोगे तो क्या मिलेगा x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू क्या मिला इस इक्वेशन से, x2 इक्वल टू एक बार 0 होगा और दूसरा क्या होगा P2 नोट इक्वल टू P1 नोट, पहले माइनस लिख देता हूँ, इक्वल टू 0, तो ये P2 नोट इक्वल टू क्या आएगा P1 नोट। ये समझ गया? तो यहाँ पे क्या है, x2 का वैल्यू 0 आएगा, तो P2 नोट इक्वल टू P1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा, अभी ध्यान से देखो, तो अपना इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। ठीक है, तो P1 नोट के जगह पे मैं P2 नोट भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, या यहाँ पे P के जगह पे क्या कंसीडर किया था P1, तो ये लिख लो P1 नोट इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू x1। समझा? मोल फ्रैक्शन क्या आएगा उस टाइम 1 आएगा, जब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P1 नोट के बराबर, तो ये कैंसिल होके x1 का वैल्यू 1 देगा। मतलब कंटेनर में एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ ना, x2 का इफेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब है नहीं वो। समझा यहाँ तक? अभी कोई केस 2 एक्सप्लेन करता हूँ। केस 2 देखो, यहाँ पे लिख दो केस 2। केस 2 में इसी इक्वेशन में पुट करना है, क्या पुट करना है, P इक्वल टू P2 नोट, ठीक है, एट x2 इक्वल टू 1 पुट करके देखो क्या आता है। पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P2 नोट इक्वल टू P1 नोट प्लस x2 का वैल्यू 1 डालना है, 1 इंटू P2 नोट माइनस P1 नोट, तो ये P1 नोट कैंसिल हो जाएगा,
तो P2 ना, इसको अगर मैं पुट भी नहीं करूंगा तो सिर्फ x2 का भी 1 वैल्यू पुट करेगा तो P टोटल कितना आएगा, P2 के बराबर आ जाएगा ना, तो P इक्वल टू P2 नोट आएगा। समझा? तो ऐसे समझो, देखो x1 का वैल्यू 1 लिया था ना यहाँ पे, तो उस टाइम x2 क्या है तुम्हारा, 0 है। समझा? तो ये P1 नोट से स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। और फिर देखो, और P2 नोट, ये P2 नोट है, तो ये उस टाइम क्या है P2 नोट पे, P2 नोट पे तुम्हारा वैल्यू क्या आया था x1 का 1, तो ये 1 दिया। ठीक है, पॉज करो। तो एक और तरीके से मैं ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना। अपना इक्वेशन क्या है, P टोटल का, यहाँ पे मेरी P टोटल का वैल्यू क्या है, बताओ इक्वेशन क्या है, P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2 प्लस P1 नोट, यही है ना। और P1 इक्वल टू क्या है, P1 नोट इंटू x1, और दूसरा क्या बताया, P2 इक्वल टू P2 नोट x2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैं क्या लिया, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू क्या लिया था, 0। तो x1 का वैल्यू 1 लो, तो P जो है P1 वो P1 नोट के बराबर आएगा ना, मतलब इंटरसेप्ट होगा, मतलब P1 का वैल्यू 1 लिया हूं, तो ये x2 का वैल्यू क्या होगा, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा तुम समझने वाले। x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो इसका वैल्यू 1 ले लिया, तो x2 क्या होगा, 0। तो P टोटल P1 नोट के बराबर आएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया तुम्हें, मतलब x1 पे P1 का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा ना, ये समझा तुम्हें। अभी ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे x1 का वैल्यू मैक्सिमम लिया हूं और यहाँ पे x2 का वैल्यू मैक्सिमम लिया हूं, तो इसका मतलब x1 क्या है, 0। मतलब ये वैल्यू कम हो रहा होगा, बढ़ेगा तो नहीं ना 1 से, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा ना, 0 की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ तुम्हें ऐसे मिलेगा। बराबर है, यहाँ तक क्लियर है ना। और अभी ध्यान दो, ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू 1 लेना है, तो x1 क्या होगा, 0 बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया हूं मैं 0। तो इसमें देखो x2 का वैल्यू क्या है तुम्हारा, P2 इक्वल टू P2 नोट इंटू x2, तो उस टाइम प्रेशर कितना है, P2, और इसमें भी देख सकते हो ये इंटरसेप्ट है ना, तो इसका मतलब ये लाइन तो ऐसा है, इतना इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा, मतलब P2 का वैल्यू तो क्लियरली बड़ा है ना, ये इंटरसेप्ट तो रहेगा ही ना, इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मतलब P2 मान लो यहाँ पे कहीं पे फिक्स वैल्यू, पता नहीं हमको। ठीक है, तो उस टाइम मैक्सिमम क्या है, ये मोल फ्रैक्शन 1 है, x1 क्या है, 0 है। बराबर, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब जब x1 का वैल्यू 1 से बड़ा तो नहीं होगा ना, क्योंकि समेशन कितना है, 1 है। समझा? तो अभी वो धीरे धीरे कम होगा ना, तो ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा ना। तो यहाँ इसका पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, x2 क्या है यहाँ पे, x2, P2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, x1, P1 नोट, तो ये तुम्हारा P2 नोट रहेगा। देखो जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं कोई भी पॉइंट का, ये मान लो पॉइंट है, तो इसको x, y लिखते हैं ना, तो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। तो x पे क्या है तुम्हारा, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, तो पहले x2 लिखा, फिर P2, फिर उसी तरह से x कोऑर्डिनेट है ये -x, तो x1 पे 1 है ना, फिर P1 नोट। समझा ना, अभी समझा। तो देखो ये तुम्हारा ग्राफ 1 हो गया, ये तुम्हारा ग्राफ 2 हो गया, तो दोनों का कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना। समझा? ये वाला मैं थोड़ा गलत बता दें, यहां से यहाँ पे ये 0 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये वाला लाइन कैसे मैं ड्रॉ करूं, इसको इसके साथ टच करेंगे ना। ये समझा गलती क्या कर रहा था मैं, सिंपल है। और सिंपल वे में बताऊं तो ये
डिक्रीजिंग आएगा और ये ऐसे आएगा ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये दोनों को पॉइंट को टच करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1, और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, 0, तो टच करेंगे तो वही लाइन को ज्वाइन करेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे मैक्सिमम था ना x1 का वैल्यू, तो ये 1 और 0 को फाइंड करेगा। तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा ना, ठीक है, ये दोनों ग्राफ को ड्रॉइंग करेगा तो ऐसा देखो वही है ना ग्राफ, समझा। तो ये तुम्हारा P टोटल देता है, तो P टोटल क्या आएगा, P1 प्लस P2। अभी समझा, ये लिख लो अभी।